देखो बेटा, अब ये जो आज का है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से आज हम पढ़ते हैं लास्ट की कॉन्फ्रेंस है। पहले दो कॉन्फ्रेंसेस हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो यह है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो, इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं था, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम याद रखेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 17 से लेकर दिसंबर 24 तक की हुई थी। किस ईयर में? 1932 में। इतना याद रखेंगे आप। टोटल डेलीगेट हमने पढ़ा पीछे भी। डेलीगेट मतलब टोटल मेंबर्स कितने थे इसमें? 46 थे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें क्या था कि जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी इसमें कि इंग्लैंड की जो एक पार्टी थी, दो पार्टीज है ना वहाँ पे, एक लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी। जो यहाँ की जो लेबर पार्टी थी, इस लेबर पार्टी ने इस कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया था। मतलब उनकी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें जो है शिरकत नहीं की थी। और तीसरी चीज़ का याद रखेंगे आप, इस एक्ट के अंदर 1935 जो एक्ट है ना, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसमें तैयार हुआ है। ये वो एक्ट है, याद रखना, ये वो एक्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कब तक लागू रहा? 1950 तक। 1950 तक देखो, 1950 में हमने क्या किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। और इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी। तो रिमेंबर वन थिंग, 47 में इंडिपेंडेंस, 50 में एक्ट हमने लागू किया, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो 50 तक हम कौन से एक्ट पे चल रहे थे? 50 तक हम चल रहे थे इस वाले एक्ट से। और ये एक्ट का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस को याद रखना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड वर्ल्ड वार। और सेकंड वर्ल्ड वार क्यों पढ़ेंगे हम? क्योंकि इसके बाद नेशनल मूवमेंट में एक नया मोड़ आया था, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में क्या था। देखो, सेकंड वर्ल्ड वार, पहली चीज़ 1939 से लेकर 1945 तक ये वार हुई थी। 6 साल ये वार चली थी। दूसरी चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, इसमें भी दो ग्रुप्स थे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे। एक जो है दैट इज एक्सेस पावर, ठीक है ना, एक्सेस पावर, जिनको हम सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल पावर्स। अब ये वो पावर्स थी जिनकी वजह से ये वार हुई थी। और दूसरी थी जो अलाइड थी, ठीक है ना बेटा। अब देखो, इसमें सबसे पहले जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 कंट्रीज एक्सेस में थी। और भी इसके साथ बाकी थी जो छोटी मोटी कंट्रीज थी। फिर इसमें जो बड़े बड़े जो थे, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है ना। अब देखो, याद रखो, ये वार कब शुरू हुई थी? सितंबर 1 को, ठीक है ना, 1939। और ये कैसे हुई थी? जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे। सीधा जर्मनी ने ही पंगा खड़ा कर दिया था। जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। ठीक इसके एक दिन बाद, मतलब 3 सितंबर को, क्या होता है कि ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया वार किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी, दूसरी चीज़ याद रख लो, हाँ, जर्मनी के खिलाफ इसने वार डिक्लेयर किया। इसका मतलब सीधा सीधा ग्रुपिज्म बन गया और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। इस वार में आगे कितने मरे, क्या हुआ, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इस वार के बाद ब्रिटेन का क्या रोल रहा और ब्रिटेन का इंडिया के साथ किस तरह का नज़रिया था और इंडिया ने किस तरीके से इस वार का फ़ायदा उठाया या क्या नुकसान हुआ, वो हम इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि
ब्रिटेन भी इसमें था। अब लड़ाई यहाँ दो ग्रुप्स में थी। अब आपने लड़ाई लड़नी है तो आपको फोर्स चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग चाहिए। अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन को जो उसकी साथी कंट्रीज़ थी, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस वगैरह, उसको प्रेशराइज करने लगी कि भाई आपकी तो ऑलरेडी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इंडिया के ऊपर कॉलोनीज़ हैं आपकी, और भी सारी कंट्रीज़ के ऊपर हैं, तो अभी इंडिया को इस वार में शामिल करो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पावर बढ़े। अब कहते हैं कि वर्ल्ड वार चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है, तो ब्रिटेन, इंडिया ने सीधे से बोल दिया कि भाई इस वार में मैं किसी भी हद तक शामिल नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको, इंडिया को ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार में धोखा मिल चुका था। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन जो है अब वो इंडिया को क्या देने लगा, ऑफर्स देने लगा। क्या देने लगा बेटा, ऑफर्स देने लगा। ठीक है ना। वो ऑफर देने लगा कि भाई आप मेरे साथ इस वार में शामिल हो जाओ। अब देखो ऑफर में ब्रिटेन इंडिया के सामने क्या क्या बोलने लगा। देखो पहला ऑफर जो ब्रिटेन ने दिया कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। और डोमिनियन स्टेटस हमने डिस्कस किया था। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि जितनी एक आपकी पावर होगी, जितनी ब्रिटेन की पावर होगी, उतनी पावर किसकी रहेगी, इंडिया की रहेगी। मतलब हमने पढ़ा था ना, इसमें इक्वल शेयरिंग होगी, बराबरी की होगी। ठीक है ना। एक बात याद रख लो कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है ना, ये इंडिया ने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में मांगा था। किससे, ब्रिटेन से मांगा था। तो ब्रिटेन ने उस चीज़ में धोखा दे दिया था, कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने बोला कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। और हमने पढ़ा कि लाहौर के अंदर एक सेशन हुआ था जिसमें इसके प्रेसिडेंट नेहरू थे, जहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि आज के बाद हमारा क्या स्लोगन होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि डोमिनियन स्टेटस सीधे सीधे खारिज होना था। दूसरा जो ब्रिटेन है उसने बताया कि जो हमारा वाइस राय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या, देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, जैसे वाइस राय होगा और वाइस राय के साथ जो बाकी मेंबर्स हैं। अब वो जो बाकी मेंबर्स होंगे, वो जो काउंसिल होगी, उस काउंसिल को हम बढ़ाएंगे। अगर मान लो उसमें पहले 50 मेंबर्स थे, हम उसके मेंबर्स बढ़ाएंगे और उसमें हम कुछ इंडियंस को भी रखेंगे, मतलब आपको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम शामिल करेंगे। ठीक है ना। ये दूसरी बात किसने बोली, ब्रिटेन ने बोली। तीसरा है कि जब वार खत्म होगी तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, हम कुछ मेंबर्स, एक ग्रुप बनाएंगे, कुछ मेंबर्स लेंगे, उन मेंबर्स को क्या काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। मतलब सीधी सी बात है कि आफ्टर द वार हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक मतलब वो शुरू करेंगे। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था इंडिया को, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इसलिए कांग्रेस ने सीधे सीधे रिजेक्ट किया इस ऑफर को कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज याद रखना, नेहरू ने इस ऑफर को क्या बोला था, उसने बताया था कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। उसने बताया था कि ये एक ऐसी कील है, एक ऐसी दरवाजे की कील है अब जो डेड हो चुकी है और हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। दूसरी चीज़ें याद रख लो, यहाँ पर क्या लिखा हमने, लिलनिथ गो ऑफर। अब देखो लिलनिथ क्या है, मतलब ये उस टाइम का वाइस राय था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वाइस राय ऑफ इंडिया था। ठीक है, और ये ऑफर अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। और किसकी तरफ से, लिलनिथ गो। चलो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला ऑफर कब आया, 1940 अगस्त ऑफर। इंडिया ने नहीं माना ना वो किसी चीज़ पे भी, क्योंकि ऑफर गलत हो रहे थे।
कहा जाता है कि 1942 में इंग्लैंड दोबारा से एक ऑफर लेके आ गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब यहाँ पर यह था कि इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट थी, और कहते हैं कि इस दौरान इंडिया की जो हालत, ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और कहते हैं कि जो जापान था ना, वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, और वो कहते हैं कि जापान इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। आ रही समझ? जिस वजह से जो ब्रिटेन है ना वो डरा हुआ था, इसलिए उसने क्या किया, 1942 में एक ऑफ़र और लेके आया। अब इस ऑफ़र की हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी वो एक ही बात कर रहा है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए नहीं था इंडिया को। दूसरी चीज़ वही बात करता है कि भाई जैसे ही वार ख़त्म होगी तो हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करेंगे। वही चीज़ें बार बार ये रिपीट कर रहा था, और भी बड़ी सारी चीज़ें थी, सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सिचुएशन कैसे टाइट हो रही थी और कैसे वो ऑफ़र लेके आ रहा था। और याद रखना, इसमें ये वाली चीज़ याद रखना, महात्मा गांधी ने ये जो क्रिप्स मिशन है, ये जो ऑफ़र है ना, इसको क्या बोला था कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। ये वो चेक है जिससे पैसे निकल ही नहीं सकते। पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक, ऐसे बैंक का चेक है जो लड़खड़ा रहा है, ये इस तरह से है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इस ऑफर को इंडिया ने रिजेक्ट किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है ना।